नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन इसका चैप्टर 5 देखेंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर 5 है, इसमें क्या है, सबसे पहली बात ये है कि इसमें नगरपालिका वित्त और निधि के बारे में बात की गई है। नगरपालिका वित्त और निधि के बारे में बात की गई है। दोस्तों, नगरपालिका का वित्त क्या होगा और निधि क्या होगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आपको वित्त और निधि में अंतर पता होना चाहिए। वित्त और निधि में अंतर पता होना चाहिए। जैसे वित्त है, जैसे अपन को नगर पालिका को क्या करना है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब नगर पालिका क्या करेगी, सबसे पहले तो वहाँ की जो लैंड है उसको एक्वायर करेगी, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए उसमें बहुत सारा रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू नहीं, पैसा उसमें लगेगा। तो अब पैसा लगेगा तो पैसा, कुछ लोग समाज सेवा के लिए उसमें कुछ अपने प्ले गेम्स बनाने के लिए या बूढ़ों के विश्रामालय के लिए, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, योगा क्लासेस के लिए कुछ उसमें लोन का पैसा देते हैं। कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको रिटर्न मिले, तो वो नगर पालिका को पैसा देते हैं कि भाई शेयर, उनका शेयर परचेज कर लेते हैं। तीसरी चीज़, कुछ नगर पालिका राज्य सरकार से पैसा लेती है, कुछ केंद्र सरकार से पैसा लेती है, किसी योजना से पैसा लेती है। तो इस तरह से सारा प्लान करके नगर पालिका के पास में जो पैसे की व्यवस्था है वो मान लो 2 करोड़ रुपए हो गई। अब ऐसी स्थिति में 2 करोड़ रुपए उसके पास हो गए तो वो 2 करोड़ रुपए क्या है, वो वित्त होगा। वो वित्त होगा, ये नगर पालिका का वित्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये नगर पालिका का वित्त होगा। सबसे बड़ी बात, ये वित्त होगा। अब हमें चाहिए निधि, तो फंड क्या होगा। निधि क्या है, तो निधि के लिए सपोज करो कि नगर पालिका किसी जगह कोई स्कूल बनाना चाहता है, और स्कूल बनाना चाहता है तो नगर पालिका के पास फंड में पहले से पैसा है, 30 लाख रुपए उसने उस फंड में से पैसा दे दिया। या फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया है, नगर पालिका के पास एकत्र धन जो किसी उद्देश्य के लिए रखा जा गया है, उसका उद्देश्य होता है और वो रखा गया है, वो अकाउंट में पड़ा होता है। नगर पालिका के पास में अकाउंट में कितना पैसा है, 4 करोड़। उसमें से क्या करता है, 2 करोड़ रुपए नगर पालिका की निधि से 1 करोड़ रुपए पाइपलाइन हेतु उपयोग किया जाएगा। इस तरह से उसके पास ये पैसा पहले से पड़ा हुआ है। ये फाइनेंस होता है और ये फंड होते हैं। फंड का मतलब ऑलरेडी पैसा है, अब वो पैसा आपको यूटिलाइज करना है। फाइनेंस इधर उधर हो सकता है आपका लोन सैंक्शन नहीं हो सकता है उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए। ठीक है, तो आपको मैंने ये अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों ये। इस स्लाइड में अपन देखेंगे धारा 76। धारा 76 की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है कि इस धारा में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। सेक्शन 76 में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। जैसे केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, वो सलाह देने का है। तो अपन को केंद्र का भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय वित्त आयोग का क्या कार्य है। तो दोस्तों, संविधान में उपबंध है किसका, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में संविधान में उपबंध है कि किसी राज्य का वित्त आयोग होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पॉलिटी भी आएगा इस पार्ट में। तो धारा 280 जो है, धारा 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, उपबंध। और इसका कार्य क्या होता है, केंद्रीय वित्त आयोग का क्या कार्य होता है, राज्यों और केंद्र के बीच में वित्त का बंटवारा और उसका आवंटन। कौन सा टैक्स राज्य लेगा या केंद्र लेगा, कौन सा टैक्स में से कितना प्रतिशत राज्य का होगा और कितना स्टेट का होगा, सीजीएसटी में से कितना राज्य का होगा और कितना केंद्र सरकार का होगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं दोस्तों, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये आपके राज्य वित्त आयोग के उसमें आती हैं। अब दोस्तों इसको देखें अपन
केंद्रीय वित्त आयोग की राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य और पंचायती राज्य के वित्त का गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तर हैं किसके? पंचायती राज के। आपको बार बार इसमें पूछा जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि नगर पालिका के एट ऑल लेवल्स ऑफ नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी है ना, एट ऑल लेवल्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऑल लेवल्स मीन्स छोटा स्तर, चतुर्थ सबसे नीचे हो गई, उसके बाद में कौन सी होगी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, और उसके बाद में नगर परिषद, नगर निगम। तो ये सारे लेवल्स हो गए। ऐसे ही त्रिस्तरीय पंचायती राज में होता है। तो आपको जब नगर पालिका के एट ऑल लेवल्स में, इस वाले चैप्टर में कई बार आएगा ये, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका बंटवारा कितना है, किस पार्ट में किसका बंटवारा कितना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर, शुल्क, पथकर, फीस और इनसे प्राप्त आय, आगम, प्रोसीड्स का इसके 3 स्तरों ब्लॉक, ग्राम, जिला स्तर में, क्योंकि नगर पालिका के कई स्तर है ना, आवंटन और उनकी सिफारिश राज्यपाल को करेगा। इसका आवंटन कौन सा टैक्स? पहले एक चुंगी कर लगता था जो बंद कर दिया गया। चुंगी कर क्या लगता था? चुंगी कर में ये प्रोविजंस होते थे कि कोई राज्य है वो अपने नगर पालिका को अथॉरिटी देता था कि वहां की जो फैक्ट्री है उससे वो पैसा वसूल करके उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अब इस टैक्स को हटा दिया गया है, 1998 में हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है? इसका पार्ट 2, उपधारा 2 है। कर, पथकर, फीस, तीनों तरह के कोई टैक्स है वो, पथकर रोड पे जो टैक्स लगाया जाता है वो, या फीस कोई किसी तरह की फीस वसूली जाती है। सरकार हमारे से भांति भांति की फीस वसूल करती है। हम हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो फीस लेती है, हम स्कूल में कहीं एडमिशन करवाते हैं तो फीस लेती है, कोई अपन डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं उसकी भी फीस लेते हैं। बहुत तरह के फीस राज्य सरकार लेती है। तो उसके निर्धारण की एवं आवंटन की, विनियोग की सिफारिश कर सकेगा। उसके निर्धारण की कि कितना किस किस में जाएगा, इसके अलावा विनियोग की सिफारिश कर सकेगा, विनियोग की भी सिफारिश करेगा। विनियोग एक स्पेशल शब्द है जिसको अपन दोस्तों इस तरह से देखेंगे। विनियोजन क्या है? एप्रोप्रिएशन, मतलब सरकार द्वारा किसी कार्य को करने हेतु पैसा उप हेड दिया जाना। जैसे पेयजल हेतु 2 करोड़ दिया गया, एप्रोप्रिएशन होता है। ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि कोई धन है सबसे पहले किसी कार्य के लिए अलॉट किया जाता है, उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। लेकिन ये क्या है? बड़े स्तर से नीचे स्तर की तरफ होता है। जैसे मान लो कि प्रोग्राम के लिए, कि बेरोजगारी के हटाने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए दिए, तो ये क्या हो गया? पैसे दिए, तो मतलब ये एप्रोप्रिएशन हो गया कि इतना पैसा गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी इस फंड में। किसमें? बेरोजगारी हटाने के लिए। अब बेरोजगारी में नरेगा को लाया जाता है, नरेगा वाला शामिल हो जाएगा कि इसमें नरेगा में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वो मतलब क्या करे जाते हैं? सबसे पहले एप्रोप्रिएशन करे जाते हैं। फिर उसमें से जो कर्मचारी हैं जहां जहां यूज किया जाता है उसको यूज किया जाता है। उसमें से जो पैसा बचता है तो उसको कहीं दूसरे में डाल दिया जाता है, उसको रीएप्रोप्रिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये है पेयजल हेतु 2 करोड़ दिया गया। ठीक है, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता और अनुदान दिए जाने हेतु, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता व अनुदान दिए जाने हेतु, इस मतलब क्या है कि राज्य वित्त आयोग क्या सिफारिश करेगा कि राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान दिए जाने हेतु कितना पैसा है, उसकी कितना पैसा दिया जाएगा उसकी सिफारिश करेगा। उससे संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई इन ये अनुदान देने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा राज्य सरकार को,
कि वहां पर स्पेशल क्षेत्र में अगर कच्ची बस्ती है तो उसके लिए इतनी बस्ती होने पर है, उसको इस तरह से करना चाहिए, इतने लोग वहां पर होने चाहिए, नालियां नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी। तो इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस और सिद्धांत अगर प्रिंसिपल्स हैं तो उनके लिए क्या करेगा, उसकी सिफारिश करेगा कौन, राज्य वित्त आयोग सिफारिश ही करेगा। लागू तो उसको कौन करता है, राज्य सरकार। ऑथोरिटी कौन होता है, राज्य सरकार। ठीक है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु उपायों की सिफारिश। नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है दोस्तों, उसको सुधारने हेतु उपायों की सिफारिश, मेजर्स, अद्युपायों। ठीक है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने हेतु उसकी सिफारिश कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग को पैसा सौंपा गया। अन्य कार्य की सिफारिश, जैसे जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कच्ची बस्ती को हटाने हेतु सुझाव। कोई और सुझाव राज्य सरकार मांगे कि राज्य वित्त आयोग ये कच्ची बस्ती को हटाने हेतु सुझाव दे, तो ऐसे में क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग सुझाव दे देगा। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब आपका सेक्शन 77 है, धारा 77। सेक्शन 77 में क्या है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर क्रियान्वयन। राज्य वित्त आयोग ने पैसा दे दिया, सलाह दे दी, पैसा तो देता ही नहीं है, पर अगर वो सलाह दे रहा है तो भी पैसा दे रहा है ना। तो राज्य वित्त आयोग ने सलाह दे दी राज्य सरकार को, राज्यपाल महोदय को देते हैं। राज्यपाल महोदय किसको पास, विधानमंडल के पास समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार क्या करेगा सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार क्या करेगा, करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों इनसे संबंधित नगर पालिकाओं को न्यायगमन, डिवोल्यूशन। न्यायगमन क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसका एक रूप होता है न्यायगमन, कि उसको अधिकार दे दिया। राज्य सरकार नगर पालिका को अधिकार देती है कि आप अपना चुंगी कर स्वीकार करो, आप अपना रोड का टैक्स लो, आप अपने हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस तरह का चार्ज देने के लिए कहो, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो इतना चार्ज दो। ठीक है, नीचे स्तर पर बंटवारा, ये क्या करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा। विचार करने के बाद इनकी जो नीचे स्तर पर है उस हिसाब से जैसा सलाह दी थी वित्त आयोग ने, उस पर विचार करके और कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीजों को लगाकर, और कुछ अपनी चीजें हटा भी सकते हैं। उसके हिसाब से क्या करेगा, विकेंद्रीकरण करेगा, न्यायगमन करेगा। नगर पालिकाओं का न्यायगमन मतलब नगर पालिका को ऑथोरिटी दे देगा कि आप ये इस तरह के टैक्स और फीस वसूल करो। करो, शुल्कों, पथकरों, फीसों का नगर पालिकाओं का समनुदेशन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कर लगाएगा, शुल्क लगाएगा, पथकरों और फीसों का नगर पालिकाओं को समनुदेशन, मतलब नगर पालिका को वो ऑथोरिटी दे देगा कि इस तरह के आप आदेश देगा कि आप इन आदेशों का अनुपालन करते हुए क्या करोगे, टैक्स लोगे। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिका को सहायता अनुदान की मंजूरी, जल भरने वाली जगहों का विशेष पैसा देना। राज्य की संचित निधि में से, राज्य की जो संचित निधि है ना, उसमें से नगर पालिका को सहायता अनुदान की मंजूरी दे राज्य सरकार। राज्य वित्त आयोग ने सलाह दी है कि आप वहां पर क्या है, इन नगर पालिकाओं में पानी भरने की समस्या होती है बरसात के समय, तो आप इनको एक्स्ट्रा पैसा दो ताकि ये अपने रोड बनवाएं और रोड बनवाकर इस स्थिति को सुधारे। ठीक है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों का निर्धारण। अब राज्य वित्त आयोग ने कह दिया कि भाई देखो इनकी वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है, अब आप क्या करो, इनकी वित्तीय स्थिति सुधारो। और कैसे सुधारो, एक तो इनको फंड दो, दूसरा इनके पास नया रेवेन्यू आने के और विकल्प जनरेट हो, इस तरह के इनके पास में और कुछ लगाओ, कोई उद्योग लगाओ जिनसे इनको टैक्स जनरेट हो, या फिर पब्लिक से इनसे रेवेन्यू ले, इस तरह से वो वित्तीय स्थिति नगर पालिका की बढ़े, केंद्र सरकार से पैसा लो। तो इसका कार्य कौन करेगा, राज्य सरकार। तो ये इस तरह के कार्य राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्रियान्वयन का कार्य करेगा। अब धारा सेक्शन 78 देखें। ठीक है, आवाज आ रही है सबको, ठीक है। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता,
राज्य सरकार वित्तीय सहायता उसका उपयोग करने हेतु निर्देश सहित या बिना निर्देश के प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार वित्तीय सहायता कहे कि भाई ये तो निर्देश है नगर पालिका को कि आप चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के लिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप निचले तबके के लोगों को बिल्कुल फ्री दें, बीपीएल वालों को बिल्कुल फ्री इलाज दें, तो ये निर्देश जारी कर सकती है और बिना निर्देश भी पैसा दे सकती है कि आप अपने हिसाब से कर लो, हमारा कोई निर्देश नहीं है, पर इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार सहायता अनुदान को उपयोग करने की शर्तों वाली स्कीम ला सकेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? सहायता अनुदान को उपयोग करने वाली शर्तों वाली स्कीम ला सकेगी या अधिकतित कर सकेगी। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन है उसकी स्कीम कौन ला सकता है? राज्य सरकार। और वो क्या कर सकती है? ला सकेगी। मतलब अधिक ले डाउन का हिंदी है, आपको अधिकतित भी याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका मतलब यही है कि राज्य सरकार उसको ला सकती है। अब राज्य सरकार नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के संपूर्णतः भाग तक क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी। अब नगर पालिका की विकास योजना है, कोई भी विकास योजना है, में सम्मिलित स्कीम के संपूर्णतः और भाग तक वो कहे कि हम क्या है, पेयजल नगर पालिका का सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, 60% देंगे, या फिर कहे कि हम तो पूरा 100% ही दे सकते हैं, तो राज्य सरकार इस तरह का दे सकती है। ठीक है, अनुदान दे सकती है। धारा 79 नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि मतलब फंड्स। फंड्स का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया बहुत अच्छे से। नगर पालिका की निधि होगी एक, जिसमें सभी तरह से प्राप्त धन जमा किया जाएगा। सभी तरह से प्राप्त धन जमा किया जाएगा। वित्त में क्या होता है कि उसमें लोन में होता है और वो बिल्कुल उसके पास आया हुआ पैसा नहीं होता है, वो बाद में ले लिया, लोन से ले लिया, कोई लाइबिलिटी है, कोई टैक्स है, कोई किराया आ रहा है नगर पालिका पर, तो वो तो हो जाएगा फाइनेंस। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अनुसार शीर्ष का मतलब ये है सर नहीं है, शीर्ष का मतलब सर नहीं है, यहां पर क्या है, हेड। ठीक है, हेड जैसे जल निकास, मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब क्या है, शीर्ष हेड है। सड़क विकास और रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं सब। ठीक है, स्पष्टीकरण, वाणिज्यिक योजनाओं में नगरपालिका बाजार विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं। उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। इसको दोबारा से समझाता हूं मैं। राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन जो शीर्ष है ना, हेड है, मतलब हेड क्या होता है, अकाउंटिंग की भाषा में हेड काम आता है। जैसे कि आपको एक हेड दे दिया, क्या दे दिया, आपका एक हेड बना दिया एजुकेशन। अब एजुकेशन हेड में जितने पैसे आएंगे तो वो एजुकेशन से रिलेटेड जितने काम होंगे तो उस हेड में डाल देंगे कि भाई ये एजुकेशन हेड में हो गया। फिर उसको नीचे अपने अपने हिसाब से सब हेडों में करके, डिटेल्ड हेडों में करके और आगे कर करके उसको यूज किया जाता है। जैसे जल निकास, मलवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब क्या है, हेड है। सड़क विकास, रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं, ये सब क्या है, हेड है। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, वाणिज्यिक परियोजनाओं में नगरपालिका बाजार विकास परियोजनाएं सम्मिलित है। जो वाणिज्यिक परियोजनाएं होंगी ना, तो क्या होगा, नगरपालिका बाजार विकास परियोजनाएं सम्मिलित है। उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। जो निर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष है ना, वो रेवेन्यू हेड या कैपिटल हेड में रखा जाएगा और वो सही तरीके से रखा जाएगा। कैपिटल हेड और रेवेन्यू हेड क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, पूंजी होती है। पूंजी का मतलब ये है कि आपके पास में कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स है, रोड है, जितने भी धन नगरपालिका का है, नगरपालिका निधि में है, या फिर किसी तरह का शेयर कहीं पर है, तो वो क्या हो गया, नगरपालिका की पूंजी है, नगरपालिका की पूंजी है। लेकिन राजस्व क्या होता है, नगरपालिका की एक साल में प्राप्त आय होती है ना, उसको हम राजस्व बोलते हैं। या फिर मंथली आय, मतलब वो रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब वो आती रहती है, एक पे एक आती रहती है। जैसे कहीं पर कोई
टैक्स लिया जा रहा है। अब वो टैक्स जो लिया जा रहा है तो उस टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है बार बार, ठीक है। ऐसे ही कोई किराया आ रहा है तो वो किराया क्या है, रेवेन्यू है। वहां अगर वो बिल्डिंग खुद की है तो वो तो हो जाएगा कैपिटल, बिल्डिंग तो बन जाएगी कैपिटल, लेकिन उस बिल्डिंग का किराया आ रहा है, वो किराया क्या बनेगा, वो रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। धारा 80 नगरपालिका निधि। नगरपालिका निधि का उपयोग, नगरपालिका निधि का उपयोग कैसे होगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम व उपनियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समस्त खर्चों व उस समय किसी कानून के अनुसार नियत खर्चा। नगरपालिका निधि का उपयोग कैसे होगा कि नगरपालिका अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियमों उपनियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समस्त खर्चों व उस समय किसी कानून के अनुसार नियत खर्चा। उस समय कोई कानून है उसके अनुसार नियत खर्चा है ना, वो सब क्या होगा, नगरपालिका निधि का उपयोग होगा। पहली बात तो यह है कि अधिनियम के अधीन, अधिनियम काय का काम करता है, नगरपालिका के विकास का, तो अधिनियम के अधीन कार्य होना चाहिए। दूसरा है उपनियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समस्त खर्चों में उस समय किसी कानून के अनुसार नियत खर्चा। उस समय जरूरत पड़ गई, कोरोना आ गया तो कानून बना दिया कि खर्चा करो, तो उस तरह से नगरपालिका निधि का काम किया जाएगा। धारा 81 नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट में शामिल नहीं हो। मतलब कहीं भी अगर कोई कार्य होगा तो उसकी खर्चे की सबसे पहले बजट में घोषणा होती है। सीएम क्या करता है, स्टेट का बजट घोषित करता है। इसी तरह नगरपालिका में भी बजट की प्रस्ताव लाया जाता है और उसका प्रॉपर तरीके से उसमें बजट में रखा जाता है। और जब बजट में रखा जाता है उसके बाद में ही वो क्या होता है, उसमें खर्च किया जाता है, ठीक है। जब बजट में शामिल होगा तभी खर्च किया जाएगा। परंतु धारा निम्न पर लागू नहीं है। करो या अन्य धन का प्रतिदाय रिफंड, संविदा करो, कॉन्ट्रैक्टर्स का जमा धन तथा गलती से नगरपालिका द्वारा जमा धन, ठीक है। ये क्या है, इन पर ये लागू नहीं होगा। जो बजट वाली बात है ना वो कुछ कुछ पे लागू नहीं होगी कि मान लो कहीं पर करो या अन्य धन का प्रतिदाय है, कहीं रिफंड करना है, तो रिफंड करना है, वो पैसा गलती से आ गया, तो गलती से आ गया तो उस पैसे पर ऐसा तो होगा नहीं कि बजट में जाकर उसकी घोषणा करो और फिर वो पैसा दिया जाएगा। किसी आदमी से गलती से पैसा ले लिया गया, उसमें संविदाकारों का जमा धन या गलती से नगरपालिका द्वारा जमा धन, कॉन्ट्रैक्टर्स का जमा धन और गलती से नगरपालिका द्वारा जमा धन, ये सब किस में आएगा, किस में आएगा ये उसमें बजट के उसमें शामिल नहीं है। ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो जमा करवा देता है कि भाई मैं 3 महीने के लिए मेरा ये पैसा जमा करवा रहा हूँ ताकि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं ये काम ले लूंगा, या फिर आपके यहाँ पर उपलब्ध साधन है, कोई जैसे भी है, ये सारी चीज मैं यूज करूंगा, गलती से नगरपालिका द्वारा जमा धन, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में तत्काल आवश्यक होने पर, राज्य सरकार द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका निधि में से कुछ पैसा निकाल सकती है। उसमें बजट में घोषणा की जरूरत नहीं है नगरपालिका निधि में, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। राज्य सरकार ऐसे नहीं कि किसी अपने मंत्री के घर पे बंगला बनवा दे या फिर उसका बगल में कोई फार्म हाउस क्रिएट करवा दे कि करो, ऐसा नहीं है। खतरनाक रोगों के फैलने व प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु काम आए तो, अगर कोरोना जैसे बीमारी आ जाए तो ऐसे में तो काम उसको लिया ही जाएगा। और बजट कौन बजट का इंतजार करेगा, तब तो लोग मर जाएंगे। कंपनसेशन के लिए उपयोग में आने पर, कंपनसेशन अगर किसी को दिया जाना है, किसी को क्षतिपूर्ति की जानी है ना, उसके उपयोग आने पर भी क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये अपन ने धारा 80 तक देखी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।